हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, इस पर आप सबको हमें आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की। फटाफट से रिवाइज करते हैं 2 मिनट में और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे संगम वंश की, प्रमुख शासकों की बात कर रहे थे। हमने बात की सबसे पहले हरिहर की। शासनकाल का समय मैंने आपको 1336 से 1356, ठीक है। छोटा भाई था बुक्का, उसे संयुक्त रूप से राजा घोषित किया गया 1346 ईस्वी में, जब अनगौड़ी को क्या बना लिया गया था, राजधानी बना दिया गया था, ठीक है। तो ये विशेष महत्वपूर्ण बात बन गई। उसके बाद में ध्यान रखना कि होयसेल का राजा था वीर भल्लाल तृतीय। इसको उसकी मृत्यु के बाद में होयसलों पर आक्रमण करके विजयनगर का उसको क्या बना दिया गया था, हिस्सा बनाया गया। 1352-53 में मदुरई को जीता और 1356 में जो है हरिहर की वस्तुतः क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बना था बुक्का। बुक्का के काल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि एक तो इसके समय बहमनी के साथ में बहमनी के साथ में क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हुआ था। किसके समय? बुक्का प्रथम के समय, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अपना एक दूत मंडल भेजा था 1374 में जो है चीन भेजा इसने। फिर 1377 में विशेष रूप से याद रखना कि मदुरई के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त की और उसे विजयनगर में मिला लिया था। इस प्रकार से विजयनगर का विस्तार जो हो गया था वो कहाँ से तक हो गया था, मदुरई तक हो गया था। किसके यहाँ तक? मदुरई के यहाँ तक हो गया था, ठीक है। आगे बात समझिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष प्रारंभ हो गया 1367 में। कैसे? जब मोहम्मद शाह प्रथम ने जो है यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। बुक्का ने इसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद में 2 चीजें हुई संधि में। क्या? एक तो दोआब क्षेत्र मिल गया, दूसरा कृष्णा जो नदी थी ये जो है विजयनगर की सीमा बन गई थी। कृष्णा नदी तक जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गई थी, सीमा हो गई थी। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने बात की, सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर का कौन सा शासक था? तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेलुगु काव्य को भी इसने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था बुक्का ने, ठीक है। और वैदिक मार्ग प्रवर्तका नामक जो है इसने ग्रंथ की रचना की थी। वैदिक मग प्रवर्तक का भी आपको कई जगह नाम मिल सकता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की, देखो हरिहर द्वितीय की। शासनकाल का समय 1377 से 1404। उपाधियां ध्यान रखना, महाराजा धीराज और राज परमेश्वर, ये उपाधियां धारण करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। कौन? हरिहर द्वितीय, ठीक है। 1377 में जैसे ही शासक बना तो उसने बहमनी के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के साथ ही साथ बहमनी के 2 क्षेत्र प्रांत, कौन कौन सा, एक तो बेलगांव और गोवा के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। गोवा पे अधिकार किया था वस्तुतः बहमनी साम्राज्य के समय में महमूद गवा ने। किसने? महमूद गवा ने वापिस, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। फिर क्या याद रखना कि इसने एक दल भेजा था कहां पर, श्रीलंका के समुद्री मार्गों पर अधिकार करने के लिए। और ये दल क्या रहा, सफल रहा। और इस प्रकार से प्रथम ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका के शासक को अधीन करके वहां से क्या वसूला था, राजस्व वसूला था, ठीक है। ध्यान रखना, विजयनगर का विस्तार कहां तक हो गया था, श्रीलंका। इसी के काल में बहमनी और वारंगल समझौता हुआ जो कि विजयनगर को पराजित करने के लिए हुआ था, ठीक है। 1404-05 में जो है हरिहर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने जैसे ही शासक बना, बहमनी के ऊपर आक्रमण किया। उस समय शासक था ताजुद्दीन फिरोज शाह। मुंह की खानी पड़ी। अब मुंह की खानी पड़ी तो संधि हुई। संधि में अपनी पुत्री का विवाह किया फिरोज शाह के साथ में। और ध्यान रखना, बांकापुर का जो क्षेत्र है वो भी क्या दे दिया गया, दहेज में दे दिया गया था। इसके अलावा 10 लाख हूण स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, हाथी और रत्न आभूषण भी जो है किस में दिए, इसने जुर्माने के रूप में उसको देने पड़े बेचारे को, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि इस युद्ध को क्या कहा जाता है, सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। देवराय ने तुंगभद्रा नदी से अनेक बांध निकाले थे या नहरें निकाली थी, ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। इसी के काल में जो है हरविलासम नामक ग्रंथ था जिसकी रचना श्रीनाथ ने की। इसी श्रीनाथ जो है ये इसके दरबार में रहता था। इसके 2 पुत्र थे, एक तो रामचंद्र और दूसरा विजय बुक्का, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये जो है कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। एक दो महीने के लिए इन्होंने क्या किया था, शासन किया था।
परंतु विजय बुक्का का पुत्र था जिसका नाम था देवराय द्वितीय, ये क्या बना, शासक बना, और ये इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, देवराय द्वितीय के बारे में। किसके बारे में, देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। अब देखो देवराय द्वितीय के यदि हम शासनकाल की चर्चा करते हैं तो शासनकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी, 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक का जो काल है वो किसका है, देवराय द्वितीय का शासनकाल है। किसका है, देवराय द्वितीय का शासनकाल है। विजय बुक्का का पुत्र था, देवराय प्रथम का ये क्या था, पोता हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है कौन, देवराय द्वितीय। इसने उपाधि धारण करी एक तो इम्माडी देव की, कौन सी, इम्माडी देव। दूसरी इसे गज बटेर कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है गज बटेर वाला, ठीक है। गज बटेर का मतलब होता है, गज का मतलब हाथी, बटेर का मतलब शिकारी, अर्थात हाथियों का शिकारी क्या चीज है, हाथियों का शिकारी कहा जाता था किसको, देवराय द्वितीय को। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि जनता जो है इसे इंद्र का अवतार मानती थी। क्या मानती थी, इंद्र का अवतार मानती थी। तो देखिएगा कि सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे महान शासक, महान शासक माना जाता है। इसकी 3 उपाधियां ध्यान रखना, उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां हैं, इम्माडी देव, इम्माडी देव। दूसरा गज बटेर, गज बटेर मतलब गज बटेर का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है, हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। तीसरी उपाधि इसकी ध्यान रखना कि जनता इसे इंद्र का अवतार मानती थी। ठीक है, जनता इसे किसका अवतार मानती थी, इंद्र का अवतार मानती थी। किसको, देवराय द्वितीय को। किसको मानती थी, देवराय द्वितीय को। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बातें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से सुनना, बहमनी साम्राज्य के साथ में, किसके साथ में, बहमनी साम्राज्य के साथ जो है ध्यान दीजिएगा। एक तो इसकी 3 उपाधियां ध्यान रखना, इम्माडी देव, इम्माडी देवराय, देवराय, इम्माडी देवराय, क्या चीज, इम्माडी देवराय। दूसरा गज बटेर, और तीसरा ध्यान रखना कि जनता जो है ना वो इसको किसका अवतार मानती थी, इंद्र का अवतार मानती थी। आगे बात समझ में। अब इसने क्या किया, जैसे ये शासक बना तो लगातार जो है बहमनी साम्राज्य के साथ में क्या चल रहा था, इसका झगड़ा चल रहा था। विजयनगर और बहमनी दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, संघर्ष समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए इसने बहमनी साम्राज्य से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कार्य किए। एक तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसने 10,000 तुर्की धनुर्धारी सैनिकों को भर्ती की, तुर्की धनुर्धारी सैनिकों की भर्ती की। कितने, 10,000 सैनिक। साथ ही साथ उसमें वहां पर मुस्लिम सैनिकों को भी इसने क्या किया था, नियुक्त किया। राज सिंहासन के सामने इसने क्या रखवाई, कुरान रखवाई। क्या रखवाई, कुरान रखवाई, ताकि उन मुस्लिम सैनिकों को ये नहीं लगे कि साहब ये केवल और केवल हिंदूवादी है, ठीक है ना। इसका मतलब सर्वधर्म संभाव वाली बातें थी। साथ ही साथ मुस्लिम सैनिकों को इसने क्या करी, जागीरें प्रदान की और उनके लिए मस्जिद का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया। देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य सुरक्षा हेतु, बहमनी
साम्राज्य से सुरक्षा हेतु इसने निम्न उपाय किए, निम्न उपाय किए। नंबर 1, 10,000 तुर्की धनुर्धारी सैनिकों की भर्ती की, सैनिकों की नियुक्ति की, नियुक्ति की। दूसरी चीज, मुस्लिम सैनिकों को भी नियुक्त किया, मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया, सैनिकों को नियुक्त किया। तीसरा काम क्या किया इसने, राज सिंहासन के सामने कुरान रखवाई, कुरान रखवाई। ठीक है, राज सिंहासन के सामने इसने क्या करी थी, कुरान रखवाई। इसके अलावा क्या किया इसने, देखो मुस्लिम सैनिकों को क्या करवाया, जागीरें प्रदान की। नंबर 4, मुस्लिम सैनिकों को जागीरें प्रदान की, जागीरें प्रदान की। इसके अलावा ध्यान रखना, नंबर 5, मस्जिदों का निर्माण करवाया, मस्जिदों का निर्माण किया। किसका निर्माण करवाया, मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये सारे काम करने वाला ये जो है वो प्रथम शासक माना जाता है। ध्यान रखना, ये सारे काम करने वाला ये क्या है, प्रथम शासक माना जाता है, जिसने मुस्लिम जो है समुदाय के लिए इतना कार्य किया। ध्यान रखना कि ऐसा कार्य करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, ऐसा कार्य करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, अगली बात समझ में क्लियर है। देखो, इतिहासकार नूनीज एक बात बोलता है कि श्रीलंका व बर्मा के जो शासक हैं वो भी देवराय द्वितीय को क्या दिया करते थे, राजस्व दिया करते थे। फारस का यात्री अब्दुल रजाक, जिसकी हमने बात करी थी प्रारंभ में, अब्दुल रजाक जो है इसी के शासनकाल के दौरान आया था। ध्यान रखिएगा, इतिहासकार नूनीज के अनुसार अनुसार बर्मा व श्रीलंका के शासक, बर्मा व श्रीलंका के शासक, श्रीलंका के शासक राजस्व देते थे, राजस्व देते थे। फिर याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल के दौरान
इसी के शासनकाल के दौरान फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया। ठीक है, आगे बात समझने। और उसने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, उसने भरी भूरी प्रशंसा की थी। ध्यान रखना कि देवराय द्वितीय जो था वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। इसके दो ग्रंथ है, एक तो है सुधानिधि और दूसरा वादरायण के ब्रह्म सूत्र पर इसने क्या लिखा था, टीका लिखा था। ध्यान रखिएगा कि देवराय द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड संस्कृत का विद्वान था। इसके दो ग्रंथों का ध्यान रखना। दो ग्रंथ कौन कौन से, एक तो याद रखना कि वादरायण जो था, इस वादरायण के ब्रह्म सूत्र का क्या लिखा है इसने, टीका लिखा। और दूसरा क्या, सुधा निधि। वादरायण के या वादरायण के वादरायण वादरायण के ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखा, ब्रह्म सूत्र पर टीका। और दूसरा ध्यान रखना सुधा निधि, क्या चीज है, सुधा निधि, सुधा निधि। ये जो है इसने क्या लिखे थे, दो ग्रंथ लिखे थे। ध्यान रखना वादरायण के ऊपर, वादरायण के ब्रह्म सूत्र पर तो इसने क्या लिखा, टीका लिखा। और साथ ही साथ क्या लिखा इसने, सुधा निधि नामक ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था चामरस। क्या नाम था, चामरस। और इस चामरस ने ग्रंथ लिखा था प्रभु लिंग लीला रचना। क्या, प्रभु लिंग लीला रचना। ध्यान रखना कि देवराय का दरबारी विद्वान कौन था, चामरस। इस चामरस का ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, प्रभु लिंग लीला रचना। ठीक है, प्रभुलिंग लीला रचना की उन्होंने क्या की थी, रचना की थी। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके बाद जो शासक बना वो शासक बना मल्लिकार्जुन। कौन बना, मल्लिकार्जुन। और मल्लिकार्जुन का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक का समय माना जाता है। ध्यान रखना कि इसी मल्लिकार्जुन के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का क्या है, पतन प्रारंभ हो गया था। उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर के ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था। इस मल्लिकार्जुन की उपाधि का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसकी आपकी उपाधि बनती है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था, तो मल्लिकार्जुन को कहा जाता था। ठीक है, मल्लिकार्जुन। 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी। उपाधि ध्यान रखना, प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय। ध्यान रखना कि इसी के शासनकाल के दौरान, इसी के शासनकाल में विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। विजयनगर का
पतन प्रारंभ हुआ, पतन प्रारंभ हुआ। उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। उड़ीसा और बहमनी ने विजयनगर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। उड़ीसा व बहमनी राज्यों ने, बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया, विजयनगर पर आक्रमण किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो बहमनी और जो है एक तरीके से पतन की तरफ उन्मुख हो चला था। किसके शासनकाल में? मल्लिकार्जुन के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1446 से लेकर के 1465 ईस्वी तक। इसके बाद जो शासक बना वो बना था विरूपाक्ष, जो कि संगम वंश का अंतिम शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल है 1465 से लेकर के 1485। विरूपाक्ष ध्यान दीजिएगा, 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक था, संगम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। एक चीज भाई माफ करना, विजयनगर की बजाय अपन संगम वंश ही लिखें, क्योंकि विजयनगर तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। विजयनगर का, ठीक है, इसी के शासनकाल क्या कर रहा हूं मैं, संगम वंश का। ठीक है ना, किसका? संगम वंश का। संगम वंश का। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष था। कौन था? विरूपाक्ष था। ये हमने बात कर ली संगम वंश की। ठीक है, संगम के बाद में जो शासन स्थापित हुआ वो हुआ सालूव वंश का। कौन से वंश का? सालूव वंश का। वस्तुतः सालूव वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं है, केवल मात्र 20 वर्ष का शासनकाल है। 1485 से लेकर के 1485 से लेकर के 1505 तक का जो शासनकाल है वो कौन से वंश का है? सालूव वंश का है। देखिए, सालूव वंश, सालूव वंश, सालूव वंश का जो पूरा शासनकाल है वो ध्यान रखिएगा कि 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी, 1505 ईस्वी। सुनिए, समझिए, देखिए, देखो ध्यान देना कि सालू वंश का जो संस्थापक था वो था नरसिंह सालू। कौन था? नरसिंह सालू। ये नरसिंह सालू जो था वो वस्तुतः चंद्रगिरी का सामंत हुआ करता था। कहाँ का सामंत हुआ करता था? चंद्रगिरी का सामंत हुआ करता था। 1485 ईस्वी में इसी ने संगम वंश का क्या कर दिया था? पतन कर दिया था, और विजयनगर के ऊपर सालू वंश की इसने क्या डाली थी? नींव डाली थी। नरसिंह सालू ने, किसने? नरसिंह सालू ने अपने अल्पायु पुत्र थे, है ना, अल्पायु पुत्र का जो है संरक्षक नियुक्त किया नायक नामक व्यक्ति को। ठीक है ना, क्या चीज? नायक नामक व्यक्ति को इसने जो है अल्पायु पुत्र का क्या बना दिया था? संरक्षक बना दिया था। ठीक है, उसी पुत्र को कहा जाता है इम्माडी नरसिंह देव द्वितीय। कौन? इम्माडी नरसिंह देव द्वितीय। याद रखिएगा कि 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में नायक ने वस्तुतः नरसिंह सालू के पुत्र की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में खुद क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो देखिएगा, सालू वंश का संस्थापक,
नरसिंह सालू, नरसिंह सालू। ध्यान दीजिएगा कि 1485 ईस्वी में संगम वंश का पतन कर विजयनगर पर सालू वंश की स्थापना की, सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा कि यह शासक बनने से पूर्व चंद्रगिरी का सामंत था। चंद्रगिरी का शासक था। इसने अपने पुत्र, अपने अल्पायु पुत्र इम्माडी नरसिंह देव द्वितीय का संरक्षक नायक नामक व्यक्ति को बनाया। ठीक है, अगली बात समझ में। 1505 ईस्वी में जैसे इस नायक को मौका मिला तो नायक ने क्या किया साहब, नरसिंह सालू के पुत्र की क्या कर दी, हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में स्वयं शासक बन गया। ध्यान दीजिएगा कि 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में नायक ने नरसिंह सालू के पुत्र की हत्या कर स्वयं शासक बन गया, स्वयं शासक बना, स्वयं शासक बन गया था। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनना भाई, एक चीज आप में से किसी ने नोटिस की है या नहीं की है, लेकिन मैं बता देता हूं। शासनकाल का समय सालू वंश का 1485 से लेकर के 1505, 20 वर्ष का शासनकाल रहा, कोई ज्यादा विशेष शासनकाल रहा नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। आपसे बहुत लॉजिकल प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन किस शासनकाल, किस राजवंश के शासनकाल में हुआ दक्षिण भारत में? तो ध्यान रखना क्या होगा, सालू वंश। क्या होगा? सालू वंश। ध्यान रखिएगा। कैसे? सुनो, समझो।
समझना इस चीज को। भारत का ये जो क्षेत्र है दक्षिणी भारत, भारत का ये जो क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, इस दक्षिणी भारत में गरम मसाले बहुत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गर्म मसाले। क्या चीज? गर्म मसाले होते थे। क्या चीज? गर्म मसाले होते थे। ठीक है, क्या चीज? गर्म मसाले होते थे। ठीक है, आगे बात समझने के लिए। उधर बात करें यूरोपीय लोगों की, समझना इस चीज को। यूरोपीय कंट्री, यूरोप, क्या चीज? यूरोप। यूरोप जो था वो ठंडा प्रदेश था। क्या था? ठंडा प्रदेश था। और यहां पर बीच में ये जो समुद्री मार्ग जो था, इस समुद्री मार्ग पर अरबों का आक्रमण हुआ करता था। अरबी जो लोग था, इन अरबी लोगों का यहां पर क्या था? शासन हुआ करता था समुद्र के ऊपर। समझना इस चीज को। ठीक है, अरबों का यहां पर क्या हुआ करता था? साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात। और इसी समय यहां से अब क्या करते थे? अरबी लोग भारत से गर्म मसाले खरीदते और खरीदने के बाद में यहां यूरोप में उन्हीं गर्म मसालों को बहुत महंगी रेट पर बेच दिया करते थे। क्या कर देते थे? बेच दिया करते थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। इसी समय यूरोप के पोप ने, किसके? यूरोप के पोप ने भारत के साथ में इन अरबों के बिचौलिएपन को समाप्त करके एक नए व्यापारिक समुद्री मार्ग की स्थापना करने के लिए, नए व्यापारिक समुद्री मार्ग की स्थापना करने के लिए जो है, वस्तुतः ध्यान रखना, ठीक है, समुद्री मार्ग की स्थापना करने के लिए जो है यूरोप के दो देश, ठीक है ना, किसके देश? यूरोप के दो देश। कौन कौन से? पुर्तगाल और स्पेन। कौन कौन से? पुर्तगाल और स्पेन को जो है भारत के साथ में नए समुद्री मार्ग की खोज करने की बात इसने कही। स्पेन का नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। ये भारत की खोज करते करते वस्तुतः भारत नहीं पहुंच करके जो है वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है। और इसी कोलंबस ने 1494 ईस्वी के आसपास जो है अमेरिका की क्या की थी? खोज की। दूसरा जो देश है, यूरोप के दो देश, कौन कौन से? एक तो ध्यान रखना स्पेन, कौन सा? स्पेन। और दूसरा ध्यान रखना पुर्तगाल। दूसरा कौन सा? पुर्तगाल। स्पेन से व्यक्ति कौन था? कोलंबस। कौन था? कोलंबस। और पुर्तगाल से व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये वास्को डी गामा भारत आने में सफल रहता है। जैसे कैसे? आशा अंतरिक्ष द्वीप के चक्कर लगाते हुए वहीं आशा अंतरिक्ष द्वीप पर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मलिक, जो कि गुजराती व्यक्ति था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। इस गुजराती व्यक्ति की सहायता से वो कालीकट आता है। कहां पर आता है? कालीकट आता है। कहां पर आता है? कालीकट आ जाता है। कौन? ध्यान रखना, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी। कब? 1498 ईस्वी में कहां पर पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। और जिस समय 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय कालीकट का जो शासक हुआ करता था उसका नाम था, हिंदू शासक था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। और वस्तुतः हिंदू जो ये थी उसकी क्या थी? उपाधि हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? उपाधि हुआ करती थी। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना।
वीर नरसिंह जो हुए आगे चल करके, इसी वीर नरसिंह ने जो है आर्मेड़ा से क्या खरीदे थे, घोड़े खरीदे थे। वीर नरसिंह जो है ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था, बाद में जो है वो क्या हो गया था, फेल हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो बाद में इन यूरोपी और यूरोपियों में भी विशेष रूप से कौन, पुर्तगालियों के जो व्यापारिक संबंध रहे वो यहीं पर इधर बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों के साथ में धीरे धीरे स्थापित हो गए। विशेष रूप से जो इनके पुर्तगालियों के व्यापारिक संबंध स्थापित हुए वो जो है किसके साथ में हुए थे, ध्यान रखना, तालु वंश के साथ में। और जिसका तालु वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। कौन था, वीर नरसिंह। इस तालु वंश का शासनकाल का समय माना जाता है 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक। आगे बात समझ में। तो घोड़ों का जो है खरीद फरोख्त होती थी किसके साथ में, विजयनगर के साथ में, किसकी, पुर्तगालियों की। यहीं पर इसी विजयनगर के तालु वंश के शासकों ने विशेष रूप से पुर्तगालियों को प्रतिबंधित कर दिया था। किस लिए, कि वो बहमनी को जो है किसी भी प्रकार का कोई भी घोड़े वगैरह इस तरीके की चीजें नहीं दे। ठीक है, तो देखिएगा नोट कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री, कौन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा गुजराती यात्री अब्दुल मनिक की सहायता से, गुजराती यात्री अब्दुल मनिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ध्यान रखना कि इस समय कालीकट का जो शासक था, इस समय कालीकट का शासक कौन था, हिंदू राजा जमोरिन था। हिंदू राजा उसकी उपाधि है, ध्यान रखना फिर से, कौन था, जमोरिन था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 2016 में, इसको कई परीक्षाओं में पूछा गया। जैसे प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता भर्ती श्रेणी अध्यापक जो प्रतियोगिता हुई उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। यूपीएससी में भी ये कई एग्जामिनरों में जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सका है। ध्यान रखना, नरसिंह सालू, इस समय सालू वंश के शासक यहाँ इधर हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है ना, जब ये आया कहाँ, भारत में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और इसी के साथ में जो अगला जो राजवंश आएगा वो अपना राजवंश कौन सा आएगा, तालु वंश। कौन सा आएगा, तालु वंश। चलिए बात करते हैं तालु वंश की। तालु वंश, देखो तालु वंश का शासनकाल का समय 1505 से लेकर के 1570, 1505 से लेकर के 1570 तक का जो काल है, लगभग 65 ईयर, कितने, 65 ईयर जो है तालु वंश ने यहाँ विजयनगर में क्या किया था, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब सुनो कहानी, यहां से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहली चीज ध्यान रखना, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक था वीर नरसिंह, वीर नरसिंह
संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। कौन है? वीर नरसिंह है। क्लियर बात? देखो, इस वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर जब आया था भारत में, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ठीक है, 1505 ईस्वी में इस पुर्तगाली गवर्नर के साथ में इसने समझौता किया और समझौता करने के साथ ही साथ अच्छी किस्म के घोड़े खरीदे। लेकिन कुछ समय बाद में ही अर्थात 1509 ईस्वी में जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद सबसे महानतम शासक बनता है कौन? महानतम शासक कृष्ण देव राय शासक बना। तो केवल एक चीज ध्यान रखना कि वीर नरसिंह ने पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दे अल्मेडा से समझौता कर, फ्रांसिस्को द अल्मेडा से समझौता कर, अच्छी किस्म के घोड़े खरीदे, अच्छी किस्म के घोड़े खरीदे। ठीक है, ध्यान रखना कि 1409 ईस्वी में, माफ करना 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद पुत्र जो था इसका कृष्णदेव राय, पुत्र कृष्णदेव राय शासक बना, कृष्णदेव राय शासक बना। ठीक है, तो बात करते हैं हम कृष्णदेव राय की। कृष्ण देव राय कौन है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के शासनकाल की यदि हम बात करें तो 1509 से लेकर के कई जगह आपको 1530 देखने को मिलेगा और कई जगह आपको जो है 1529 भी देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, खैर आपको शासनकाल का समय कोई पूछता नहीं है, कई बार क्या है कि आप खुद ही जो है गड़बड़ कर लेते हो। ठीक है, कि गुरुजी ये तो यहाँ तो ये मिल रहा है, यहाँ तो वो मिल रहा है। देखो ध्यान देना बेटा, तिथियों से संबंधित पूरे ही प्रश्न में चाहे कोई सा ही पेपर दे रहे हो आप, एक या दो से ज्यादा प्रश्न जो है तिथियों से संबंधित नहीं आते।
और प्रश्न भी वही आते हैं जो बिल्कुल फिक्स, जिनमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। और विशेष रूप से जो तिथियों से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आधुनिक भारत से आते हैं। कहाँ से आते हैं? आधुनिक भारत से। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कृष्णदेवराय का। और कृष्णदेवराय का जो शासनकाल का समय है वो 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। कई जगह आपको है याद रखना कि कई जगह 1529 मिल सकता है, तो ज्यादा टेंशन मत करना। एक तो ध्यान रखना है कि कृष्णदेवराय जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े अनन्य भक्त हुआ करते थे, वैष्णव अनुयायी थे। कौन? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की यदि हम बात करें, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य की, तो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। ध्यान रखना कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का, संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, महानतम शासक था। कौन? कृष्णदेवराय। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो, जैसे ही शासक बना, बहुत आराम से मस्ती से जो है इसने अपना शासनकाल प्रारंभ किया। 1513 ईस्वी के आसपास इसने उड़ीसा के ऊपर विजय प्राप्त की। और इस समय उड़ीसा के जो शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। इस प्रताप रुद्रदेव को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद में उदयगिरी, तेलंगाना, वारंगल, राजमुंद्री, कोंडाविद, है ना, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या कर रहा? इन्होंने जीत लिए। ध्यान दीजिएगा कि प्रताप रुद्रदेव ने मजबूर होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ में? कृष्ण देवराय के साथ में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी उड़ीसा विजय की। क्या चीज? उड़ीसा विजय। उड़ीसा विजय की बात करते हैं। कब की गई? तो 1513 ईस्वी में, 1513 ईस्वी में की गई। ठीक है, आगे बात समझ में। बात करते हैं शासक की। तो शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। शासक प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव जो है यहाँ के क्या हुआ करते थे? शासक हुआ करते थे। विशेष बात ध्यान रखना, क्या चीज? कि कौन कौन से क्षेत्रों के ऊपर? तो उदयगिरी याद रखना, तेलंगाना याद रखना, वारंगल याद रखना, राजमुंद्री याद रखना। तो ध्यान रखना कि देवराय ने इसे पराजित कर, देवराय ने इसे पराजित कर उदयगिरी, वारंगल, राजमुंद्री, तेलंगाना वे कोंडाविद। वे कोंडाविद के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा कि प्रताप रुद्रदेव ने
अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण देव राय के साथ करवाया। कृष्ण देव राय के साथ किया। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर दिया? कृष्ण देव राय के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए वो क्या हो गया था? बाध्य हो गया था। अगली बात समझ में ध्यान रखना कि कृष्ण देव राय जो है वो वस्तुतः हिंदू धर्म के संरक्षक माने जाते हैं और वैष्णव धर्म के क्या थे? ये अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा कि कृष्ण देव राय हिंदू धर्म रक्षक संरक्षक वे भगवान विष्णु के या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद देखो, उड़ीसा के बाद में नंबर लगाया उन्होंने, बीदर आक्रमण किया। क्या किया? बीदर आक्रमण। नंबर 2, बीदर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? बीदर आक्रमण। देखो, बीदर आक्रमण किया गया था लगभग 1509-10 ईस्वी में। कब? 1509-10 ईस्वी में जो है कृष्ण देव राय ने बीदर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। बीदर का जो शासक हुआ करता था, ध्यान रखना, बीदर का शासक कौन था? बीदर का शासक था जिसका नाम था महमूद शाह। बीदर बोले तो कहां? कर्नाटक। ध्यान रखना, बीदर कहां? कर्नाटक। ठीक है, शासक था एक तो महमूद शाह। महमूद शाह। इस महमूद शाह के साथ में क्या चीज ध्यान रखोगे? आदिल शाह। क्या चीज? आदिल शाह। आदिल शाह जो था वो कहां का शासक था? बीजापुर का शासक। आदिल शाह। आदिल शाह वस्तुतः कहां का था? बीजापुर का शासक। इन दोनों के विरुद्ध बीजापुर शासक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? अपना आक्रमण किया। दोनों ने मिलकर के, वस्तुतः दोनों ने मिला और दोनों मिलकर के जो है विजयनगर के ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इन दोनों लोगों को कृष्ण देव राय ने क्या किया? भैया आन मिलो सजना, फिर मिलोगे कब। दोनों को इन्होंने क्या किया? कृष्ण देव राय ने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। 1512 में बीजापुर के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण करते हैं कृष्ण देव राय, और कृष्ण देव राय ने आक्रमण करने के बाद में बीजापुर को पूर्ण रूप से पराजित किया, और पराजित करने के साथ ही साथ रायचूर दोआब के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। अगली बात समझ में, तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। परंतु कृष्ण देव राय ने
इन दोनों को पराजित किया, इन दोनों को पराजित किया। ठीक है, आगे बात समझ, ध्यान रखिएगा कि 1512 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने बीजापुर को जीतकर रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रायचूर दोआब क्षेत्र के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। अगली बात समझिए, 1520 में, कब, 1520 में बीजापुर का सुल्तान इस्माइल आदिल शाह, जो कि आदिल शाह का पुत्र हुआ करता था, इसने पुणे दोआब क्षेत्र के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। तो इस बार भी जो है कृष्णदेवराय ने कहा भैया नेकी और पूछ पूछ, मैं तो जब जब आओगी तुम्हारा मामला सेट ही करूंगा। तो जो है इस्माइल आदिल शाह को भी उसने क्या कर दिया था, पराजित किया। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो कृष्णदेवराय ने एक बात और आपको बता देता हूं कि गुलबर्गा और बीदर, ठीक है, गुलबर्गा और बीदर के ऊपर आक्रमण किया और बहमनी साम्राज्य के सुल्तान महमूद शाह को मुक्त करवाया था। ठीक है ना, आगे बात समझिए, उनका आपसी कलह चल रही थी और इसी समय महमूद शाह को जो है बीदर और गुलबर्गा ने जो है क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। ठीक है ना, तो इसी समय जो है कृष्णदेवराय ने जो है गुलबर्गा और बीदर पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में बहमनी साम्राज्य के सुल्तान महमूद शाह को वहां से क्या करवाया, मुक्त करवाया। और मुक्त करवाने के साथ ही साथ उसने यवन राज स्थापनाचार्य, क्या चीज, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। अगली बात समझ में, कौन सी उपाधि, यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य। तो ध्यान दीजिएगा कि 1520 ईस्वी में आदिल शाह के पुत्र, आदिल शाह के पुत्र इस्माइल आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने नोट कि कृष्णदेवराय ने गुलबर्गा व बीदर पर आक्रमण कर बहमनी साम्राज्य के शासक ध्यान रखिएगा, महमूद शाह, महमूद
शाह को मुक्त करवाया तथा यवनराज स्थापनाचार्य यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की क्लियर। तो ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। अगली हम बात करते हैं जल्दी से जल्दी थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, एक तो इसी के काल के दौरान भटकल किले का क्या किया गया था, निर्माण किया गया 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने, किसने? अल्बुकर्क ने फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल जो है कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था, और वहीं भटकल को व्यापारी की कोठी क्या बना दिया गया था? व्यापारी कोठी का निर्माण किया गया था। ठीक है, कृष्णदेवराय ने भटकल किले में निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। किसको? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। तो भटकल किले का निर्माण, भटकल किले का निर्माण इंपॉर्टेंट बनता है। कब किया गया? तो 1510 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। कृष्णदेवराय ने भटकल किले के निर्माण की अनुमति प्रदान की। तो ये हमने बात कर ली विशेष जो बातें थी कृष्णदेवराय के बारे में। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें इन
जो है वस्तुतः मंदिर निर्माणों की हम लोग बात करेंगे। मंदिर निर्माण कौन कौन से किए गए, जैसे हजार राम मंदिर का निर्माण किया गया हम्पी कर्नाटक में, कैसा क्या था, सारी तस्वीरें भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राशि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।